नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीएसटी के एक और सेशन के अंदर। मेरा नाम है केशव और आज हम स्टार्ट करेंगे रिटर्न अंडर जीएसटी चैप्टर की रिवीजन। चलिए जी सर, रिटर्न का मतलब क्या होता है? रिटर्न कौन फाइल करता है? रिटर्न क्यों फाइल की जाती है? सर, रिटर्न का मतलब होता है जो भी हमने सेल करी, जो भी हमने परचेज करी ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। लेट सपोज हमने पिछले महीने कुछ सेल की और कुछ परचेज की, तो सेल की और परचेज की इंफॉर्मेशन हमको डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी ना सर। तो जो सेल और परचेज की इंफॉर्मेशन देंगे वो रिटर्न के फॉर्म में देंगे डिपार्टमेंट को। तो रिटर्न क्या होती है सर? रिटर्न मीन्स अ स्टेटमेंट। रिटर्न का मीनिंग है एक रिटर्न है क्या? एक स्टेटमेंट है ऑफ इंफॉर्मेशन। रिटर्न मीन्स अ स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज फर्निश्ड। कौन फर्निश करेगा इसको? सर, टैक्स पेयर फर्निश करेगा इसको। किसको किसको फर्निश करेगा सर? टू जीएसटी डिपार्टमेंट। और कब कब करेगा सर? एट अ रेगुलर इंटरवल। तो रिटर्न क्या होती है सर? रिटर्न मीन्स अ स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज फर्निश्ड बाय द टैक्स पेयर टू जीएसटी डिपार्टमेंट एट अ रेगुलर इंटरवल। चलिए जी सर, जीएसटी के अंदर वेरियस टाइप के टैक्स पेयर्स होते हैं। अलग अलग टाइप के टैक्स पेयर्स अलग अलग टाइप्स की रिटर्न फाइल करते हैं। जैसे सर, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरे पास पैन कार्ड है, तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन होगा वो पैन कार्ड के बेसिस पे होगा। अरे सर, क्या बात कर रहे हो? हाँ जी हाँ, जीएसटी की बेसिकली सर, जीएसटी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस हैं वो पैन बेसिस पर होते हैं। जिसके पास पैन कार्ड होगा वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेगा। चलिए सर, एग्जांपल दीजिए सर। देखिए, मैं इंडिविजुअल हूं, मेरे पास एक पैन कार्ड है, तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन होगा बिजनेस का, अगर मैं पार्टनरशिप फर्म बना के अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूं, तो पार्टनरशिप फर्म के पास एक अपना अलग पैन होता है। तो पार्टनरशिप फर्म के पैन को अप्लाई करेंगे और फिर उस पैन के बेसिस पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे। सर, हमें नहीं बनानी पार्टनरशिप फर्म, हम तो इंडिविजुअल बिजनेस करेंगे अपना। कोई बात नहीं सर। तो जो इंडिविजुअल पर्सन का जो पैन कार्ड होगा, उस इंडिविजुअल पर्सन के पैन कार्ड के बेसिस पे आपकी रिटर्न फाइल होगी। सॉरी, आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा आपको, उस रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। तो जीएसटी के अंदर अलग अलग टाइप के टैक्स पेयर्स होते हैं और अलग अलग टाइप के टैक्स पेयर्स अलग अलग टाइप की रिटर्न फाइल करते हैं। सर, हमें समझ नहीं आ रहा। चलिए, कोई बात नहीं, एक बार चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, आपको सब समझ आएगा। एक बार चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, आप चैप्टर को ना मेरे हिसाब से करते चलिए। जिस तरीके से, जिस फ्लो में मैं आपको करा रहा हूं, आप उस फ्लो में चीजों को सुनते भी रहेंगे ना, आप प्रोविजंस लर्न कर लेंगे। आपने वीडियो अगर देख ली, और वीडियो देखने के बाद अगर आपने खुद से नोटिंग की, तब तो डेफिनेटली आपको सब चीजें ऑन टिप्स याद होंगी। मैं कहता हूं, अगर कोई बंदा लिखने के लिए मना कर देता कि सर मुझे नहीं लिखना, मैं तो सुन के याद करूंगा, मैं आपको कहता हूं सर, आप 3 बार 2 बार रिवीजन सुन लीजिएगा, मैक्सिमम 3 बार, आपको चीजें लर्न हो जाएंगी आराम से। चलिए शुरू करते हैं जी। देखिए, जीएसटी के अंदर 2 रिटर्न मेन होती है हमारी। मेन क्या होती है सर? सर, कॉमनली रिटर्न है वो, नॉर्मली वो ही रिटर्न होती है। रिटर्न तो बहुत सारी होती है, लेकिन नॉर्मली एक पर्सन GSTR 1 एंड GSTR 3 भी फाइल करता है सर। नॉर्मली या जनरली एक पर्सन कौन सी दो रिटर्न फाइल करता है सर? GSTR 1 एंड GSTR 3 भी। देखिए, GSTR 1 के अंदर क्या इंफॉर्मेशन जाती है? GSTR 1 के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। जो भी एक टैक्सेबल पर्सन ने सेल की है, जो भी सेल की है टैक्सेबल पर्सन ने, उसकी इंफॉर्मेशन जाएगी GSTR 1 में। और जब पर्सन टैक्स पे करेगा, तो टैक्स की पेमेंट करने के लिए उसको GSTR 3 भी फाइल करनी पड़ती है जी। तो हम पढ़ेंगे हु आर द पर्संस रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 1 एंड GSTR 3 भी। कौन कौन से पर्संस GSTR 1 एंड GSTR 3 भी फाइल करेंगे? चलिए देखो, एक बार आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। इसका आंसर है ना सर, इसका आंसर मैं आपको 4-5 लाइनें बोल दूंगा और बोल दूंगा सर ये होगी लाइनें।
याद कर लीजिए अपने आप। एक ये प्रोसीजर है और एक ये प्रोसीजर सर आप मेरे हिसाब से याद कीजिए। सर आपके हिसाब से कैसे? जिस सीक्वेंस में मैं बोलता हूं, जिस सीक्वेंस में मैं बोलता हूं सर आप उस सीक्वेंस में याद कीजिए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप एक चीज याद करोगे, आपको दो चीज और याद करा दूंगा मैं। सर कैसे? चलिए एक बार चैप्टर शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूं। देखिए GSTR1 एंड GSTR3 कौन फाइल करता है? सर GSTR1 एंड GSTR3 फाइल करेंगे एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST इंक्लूडिंग अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, दैट इज CTP। क्या बोला मैंने? सभी रजिस्टर्ड पर्सन, सभी पर्सन्स जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है वो क्या फाइल करेंगे? GSTR1 एंड GSTR3 और जो रजिस्टर्ड पर्सन, सभी रजिस्टर्ड पर्सन की जो बात करी हमने, इसके अंदर बात करी हमने इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। क्या मीनिंग होगा सर इस बात का? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी GSTR1 एंड GSTR3 फाइल करेगा। तो सर कौन फाइल नहीं करेंगे? देखिए बट डू नॉट इंक्लूड, अब ये टोटल मैं 7 पर्सन्स के नाम बोलूंगा, ये 7 पर्सन्स के नाम आप मेरे सीक्वेंस में याद कीजिएगा। सर आपका सीक्वेंस हमें याद कैसे होगा? मैं याद कराऊंगा जी आपको। देखिए सबसे पहले हम 4 नाम याद करेंगे जो 3 वर्ड से मिलकर बने होंगे। क्या बोला मैंने? सबसे पहले हम 4 नाम याद करेंगे जो कितने वर्ड से मिलकर बने होंगे? 3 वर्ड से। 4 नाम 3 वर्ड से, 4 नाम 3 वर्ड से मिलकर बने होंगे। सबसे पहला आता है सर आपका CTP। अरे सर आपने तो बोला था CTP कैजुअल टैक्सेबल पर्सन फाइल करेगा GSTR1 एंड GSTR3। सुनो तो सही, GSTR1 एंड GSTR3 एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फाइल करेगा इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, बट डू नॉट इंक्लूड, अब ये बंदे फाइल नहीं करेंगे। पहले 4 बंदे जिनका नाम तीन शब्दों से मिलकर बनेगा। पहला है CTP। यहाँ पर CTP का मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होगा, यहाँ पर CTP का मतलब होता है कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। तो नंबर 1 कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, नंबर 2 ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नंबर 3 TDS डिडक्टर, नंबर 4 TCS कलेक्टर। क्या बोला सर मैंने? पहले 4 नाम किस तरीके से याद करेंगे? जिनको GSTR1 GSTR3 फाइल नहीं करनी, जिनके नाम में 3 शब्द है। पहला CTP कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, नंबर 2 ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नंबर 3 TDS डिडक्टर, नंबर 4 TCS कलेक्टर। चलिए सर हमें 4 नाम याद हो गए। सर आपने कहा था मैं आपको 7 नाम याद कराऊंगा। चलिए सर 5वां नाम जो याद होगा ना हमारा, वो 4 शब्दों से मिलकर बना होगा। सर क्या करा रहे हो बेटा? पहले जो 4 नाम है वो 3 शब्दों से मिलकर बने होंगे और जो 5वां नाम है वो 4 शब्दों से मिलकर बना होगा, उसका नाम है NRTP। तो 5 नाम किस तरीके से याद करेंगे? पहले 4 तो 3 वर्ड से मिलकर बनेंगे और जो 5वां नाम है वो 4 वर्ड से मिलकर बना होगा। पहला CTP कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, नंबर 2 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नंबर 3 TDS डिडक्टर, नंबर 4 TCS कलेक्टर, नंबर 5 NRTP नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, NRTP नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। चलिए 2 नाम और याद करेंगे। नंबर आपका आएगा नंबर 6 पे और नंबर 7 पे। नंबर 6 पे आएगा सर आपका, और नंबर 7 पे जो आएगा उनका जो नाम बनेगा ना वो O से बनेगा। किससे बनेगा सर? O से बनेगा, O। नंबर 6 पे आएगा सर आपका OIDAR सर्विस प्रोवाइडर। नंबर 7 पे आएगा सर आपका ऑनलाइन मनी गेमिंग की जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो पर्सन। नंबर 6 पे आएगा सर आपका OIDAR सर्विस प्रोवाइडर। नंबर 7 पे आएगा आपका सर ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विस प्रोवाइडर जो बंदा करता है। तो ये टोटल 7 पर्सन हुए जिनको GSTR1 एंड GSTR3 पे फाइल नहीं करनी। याद करा सर एक बार। नंबर 1 पे आएगा क्या आपका? कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। नंबर 2 पे आएगा आपका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। नंबर 3 पे आएगा सर आपका TDS डिडक्टर। नंबर 4 पे आएगा आपका TCS कलेक्टर। नंबर 5 पे आएगा आपका NRTP नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नंबर 6 पे सर आएगा आपका OIDAR सर्विस प्रोवाइडर। नंबर 7 पे आएगा सर आपका
ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विस प्रोवाइडर। चलिए जी, देखिए कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने इतना बर्डन दिया हमें याद करने के लिए कि मेरे सीक्वेंस में याद कीजिए, मेरे सीक्वेंस में याद कीजिए। क्या सर हम अपने सीक्वेंस में याद नहीं कर सकते? सर बिल्कुल आप अपने सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। मैं कहता हूं सर आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, आप कैसे भी याद करेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कहता हूं सर आप जिस तरीके से मैं करा रहा हूं आप उस तरीके से याद कीजिए। आपको मैं कुछ एडिशनल चीजें और याद करा दूंगा। क्या मीनिंग सर? चलिए इसका मीनिंग बताता हूं सर मैं आपको कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि आप सेम सीक्वेंस में याद कीजिएगा। देखिए जी, एक हमारी होती है एनुअल रिटर्न, आती है फॉर्म नंबर GSTR 9। ये हमारी होती है सर एनुअल रिटर्न। सर क्या मीनिंग होता है एनुअल रिटर्न का? देखिए एक रिटर्न तो पर्सन मंथली फाइल करता है, एक एनुअली भी फाइल करेगा। तो हम बात कर रहे हैं आपकी GSTR 9। आ जाइए सर GSTR 9 पे। सर GSTR 9 किसको फाइल करनी पड़ती है? मैं कहता हूं सर आपको याद हो चुका है, सर हमें नहीं पता, एक बार बता दीजिए। सर GSTR 9 फाइल करेगा एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, बट डू नॉट इंक्लूड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। क्या डिफरेंस हुआ GSTR 1 GSTR 3B में? सर GSTR 1 एंड GSTR 3B में क्या फर्क हुआ? GSTR 1 एंड GSTR 3B सभी फाइल करेंगे। इट इज फाइल्ड बाय एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, बट डू नॉट इंक्लूड 4 नाम 3 शब्दों से, 5वां नाम 4 शब्दों से, 6ठा नाम ओ से, 7वां नाम ओ से। और GSTR 9 की बात जो पढ़ेंगे GSTR 9 में सर it is filed by every registered person but do not include casual taxable person। तो सर कौन कौन फाइल नहीं करेगा GSTR 9? अरे सबसे पहले हमने बोल तो दिया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन फाइल नहीं करेगा, बट डू नॉट इंक्लूड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। एक तो हो गया नंबर 1 पे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सर ध्यान देना GSTR 1 एंड GSTR 3B में जो हमने पहले 5 नाम याद किए थे उसमें से नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 नाम जो है वो तो एज इट इज आ जाएंगे, और जो नंबर 1 नेम था वहां पर आ जाएगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कंपोजिशन नहीं आएगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सर एक बार नटशेल में समझाइए। इन नटशेल एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 9 बट फॉलोइंग पर्संस डू नॉट फाइल GSTR 9। नंबर 1 कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नंबर 2 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नंबर 3 TDS डिडक्टर, नंबर 4 TCS कलेक्टर एंड नंबर 5 NRTP। चलिए जी, सर GSTR 1 एंड GSTR 3 भी तो हमारी हो गई और आपने हमें GSTR 9 की बता दी। सर एक 9C और याद कर लीजिए मेरे कहने से, GSTR 9C और याद कर लीजिए सर मेरे कहने से। सर क्या करा रहे हो आप? देखो बच्चा, मैं वो सारे रिटर्न एक साथ याद करा रहा हूं आपको जहां पर कॉमन चीजें हैं। क्या बोला मैंने? जिन रिटर्न को फाइल करने के लिए जो पर्सन फाइल करेंगे और जो पर्सन फाइल नहीं करेंगे वो लगभग लगभग कॉमन है। अगर मैं सबसे पहले आपको वो रिटर्न याद करा रहा हूं GSTR 9C। सर 9C क्या होता है? GSTR 9C है सर आपकी एनुअल रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विच इज सेल्फ सर्टिफाइड। देखिए GSTR 9C कौन फाइल करेगा? अगर आपको GSTR 9 याद है तो मैं कहता हूं 9C और आसान से याद होगी। सर कैसे? देखिए GSTR 9C के बारे में कहा जाता है कि इट इज फाइल्ड बाय एवरी रजिस्टर्ड पर्सन बट डू नॉट इंक्लूड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो पहली एक्सेप्शन क्या हो गई? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, और जो बाकी की 4 एक्सेप्शन जो है सेम ही तो है, बिल्कुल सेम है GSTR 9 एंड GSTR 9C। क्या बोला सर मैंने? GSTR 9 एंड GSTR 9C की जो एप्लीकेबिलिटी है, नॉन एप्लीकेबिलिटी है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक नन्हा सा फर्क है। GSTR 9C तभी फाइल की जाएगी जब करंट फाइनेंशियल ईयर में आपकी टर्नओवर एक्सीड कर जाएगी 5 करोड़ रुपीस से। क्या मीनिंग सर? जिस फाइनेंशियल ईयर में हम बिजनेस कर रहे हैं
अगर उस फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर एक्सीड कर जाती है 5 करोड़ रुपीज से, तभी जीएसटीआर 9C फाइल की जाएगी, अदरवाइज जीएसटीआर 9C फाइल नहीं की जाएगी। तो सर एक बार हमें डिफरेंस बता दो जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9C में। देखिए जीएसटीआर 9 में क्या बात की हमने, इट इज फाइल्ड बाय एवरी रजिस्टर्ड पर्सन बट डू नॉट इंक्लूड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो कौन फाइल करेगा जीएसटीआर 9? सभी रजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन कौन फाइल नहीं करेगा? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। नंबर सेकंड पे आईएसडी, नंबर थर्ड पे टीडीएस डिडक्टर, नंबर फोर्थ पे टीसीएस कलेक्टर, नंबर फिफ्थ पे आएगा सर आपका एनआरटीपी। और जीएसटीआर 9C में क्या पढ़ा हमने, इट इज फाइल्ड बाय एवरी रजिस्टर्ड पर्सन बट डू नॉट इंक्लूड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। साथ में उन रजिस्टर्ड पर्सन की टर्नओवर एक्सीड करेगी इन करंट फाइनेंशियल ईयर में कितने से, 5 करोड़ रुपीस के अमाउंट से। और जो एक्सेप्शन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर एंड एनआरटीपी, वो बिल्कुल सेम है 9 और 9C के अंदर। चलिए आगे आते हैं सर। सर हमें ये बता दीजिए एक बार, आपने जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B के लिए तो ये तो बता दिया कि कौन फाइल करता है और कौन फाइल नहीं करता है। अब सर एक बार ड्यू डेट बता दीजिए हमें कि जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट क्या होगी। देखिए जी, जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B, देखिए कुछ टैक्स पेयर्स जो होते हैं ना, वो हर महीने रिटर्न फाइल करते हैं। कुछ टैक्स पेयर्स बोलते हैं साहब हमसे हर महीने रिटर्न फाइल नहीं होगी, हम तो क्वार्टरली कर सकते हैं रिटर्न फाइल। अब कौन पर्सन क्वार्टरली करते हैं, कौन पर्सन मंथली करते हैं, अभी हमें इस चीज पे नहीं जानना। हमें ड्यू डेट याद करनी है सिर्फ, कि ड्यू डेट क्या होगी। जो बंदा मंथली फाइल करता है और जो बंदा क्वार्टरली फाइल करता है जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B, तो उनकी ड्यू डेट क्या होगी जी। देखिए जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट, अगर एक पर्सन मंथली रिटर्न फाइल करता है तो जिस मंथ की रिटर्न फाइल करनी है, जीएसटीआर 1 के बारे में सर पढ़ रहे हैं पहले, जीएसटीआर 1 फाइल होगी जिस महीने की रिटर्न फाइल करनी है उससे अगले महीने की 11 तारीख सर। और जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट होगी सर जिस महीने की हमें रिटर्न फाइल करनी है उससे अगले महीने की 20 तारीख सर। चलिए जी अगले टॉपिक पे आते हैं। अगर टैक्स पेयर मंथली रिटर्न फाइल नहीं करता, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है, अगर टैक्स पेयर मंथली रिटर्न फाइल नहीं करता, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है सर, तो इस केस में ड्यू डेट क्या होगी सर। इस केस में ड्यू डेट होगी आपकी, जीएसटीआर 1 की बात करेंगे पहले। देखिए जिस क्वार्टर की रिटर्न फाइल करनी है जीएसटीआर 1, जिस क्वार्टर की जीएसटीआर 1 फाइल करनी है, जब वो क्वार्टर खत्म हुआ उससे जो अगला महीना आएगा उसकी 13 तारीख। और जो जीएसटीआर 3B है सर, जिस क्वार्टर की हमें रिटर्न फाइल करनी है ना, जिस क्वार्टर की हमें रिटर्न फाइल करनी है उससे जो अगला महीना आएगा उसकी 22 तारीख या फिर 24 तारीख। सर यहाँ पर 22 तारीख और 24 तारीख, ये 2 तारीख क्यों ली आपने, ये 2 डेट्स क्यों ली सर? कुछ स्टेट में तो 22 तारीख है, कुछ स्टेट में 24 तारीख है। एग्जाम प्रोस्पेक्टस से हम 22 और 24 दोनों याद करेंगे, कितना आसान है। जो लोग मंथली फाइल करते हैं उनको जीएसटीआर 1 मंथ खत्म होने के बाद 11 तारीख तक फाइल करनी पड़ती है, और जीएसटीआर 3B 20 तारीख तक फाइल करनी पड़ती है। और जो लोग क्वार्टरली स्कीम में आते हैं, क्वार्टर खत्म होने के बाद 13 तारीख तक जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हैं वो, और 22 या 24 तारीख तक जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हैं। सर हमें याद हो गई। चलिए जी, जीएसटीआर 1 में सेल्स की डिटेल्स डालेंगे हम। क्या बोला सर मैंने, जब जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे ना तो जीएसटीआर 1 में सेल्स की रिटर्न डालेंगे सर। देखिए सेल्स की रिटर्न किस प्रकार से डाली जाएगी। देखिए बहुत स्लो लेके चल रहा हूं मैं इस लेक्चर को, इस लेक्चर को मैं बहुत स्लो लेके चल रहा हूं ताकि आपको चीजें रेगुलर क्लास की तरह याद हो जाए। अगर मैं फास्ट ट्रैक या जैसे नॉर्मल एक रिवीजन पैटर्न होता है सभी टीचर्स का, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग चलूं तो रिटन चैप्टर आपका 40-45 मिनट के अंदर बड़े आराम से खत्म होता है। लेकिन सर हम यहाँ पर समझेंगे भी और याद भी करेंगे। सर मेरा मेन फोकस है याद कराने पे। समझा तो आपको सभी रहे हैं, मार्केट के अंदर समझा तो आपको सभी रहे हैं,
तो क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सर। आपको समझाने के लिए एक बच्चा, लेट्स सपोज एक बच्चा किसी भी टीचर से पढ़ के आ रहा है, समझा तो आपको वो भी देगा, सर कैसे समझाएगा, आप देखिएगा, आप पढ़िए, इनकम टैक्स पढ़िए आप, आपको कोई भी बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देगा कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ, समझा देगा, ऐसे समझ, ऐसे समझ, ऐसे समझ। सर जो प्रोसीजर है, समझना और याद करना दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। तो हम समझेंगे भी, याद भी करेंगे, लेकिन मेन फोकस होगा हमारा याद करने पे। अगर कोई चीज समझ में ना भी आई, साइड रखो, याद करा दूंगा, एग्जाम में फेल नहीं होगे आप। जीएसटी का एग्जाम बड़ा आसान एग्जाम होता है सर। जो बच्चे जीएसटी के एग्जाम में, मतलब मैं क्या कहूँ सर, मैं कहता हूँ जीएसटी के एग्जाम में आप फेल नहीं हो सकते। आप सीए इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, 50 नंबर का जीएसटी का एग्जाम आता है आपका, 50 नंबर का इनकम टैक्स का एग्जाम आता है आपका। मैं कहता हूँ सर 50 में से 45 हमारा मेन मिनिमम टारगेट है। और सर पूरे सब्जेक्ट के अंदर जो हमारा पासिंग क्राइटेरिया 40 नंबर है, तो मैं कहता हूँ सर 40 से लेके 45 तो मैं कहता हूँ मिनिमम लेके आने अपने को। तो सर इनकम टैक्स अगर किसी का कमजोर रह भी गया, इनकम टैक्स में अगर वो कम स्कोर कर ले, एग्जामिनेशन तो तब भी आ जाएगी उसकी। चलिए जी, अपने टॉपिक पे आते हैं सर। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1 में सेल्स की डिटेल डालेंगे जी हम। सर सेल्स की डिटेल किस तरीके से डालेंगे, देखिए, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन, हम रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, और हम सेल जो कर रहे हैं वो भी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को ही कर रहे हैं, तो इस केस में सर जो डिटेल डालेंगे ना, वो डालेंगे B2B, सॉरी वो डालेंगे इनवॉइस वाली डिटेल। अगर हम सेल कर रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, देखिए जब जब हम सेल करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, उसको बोलते हैं B2B सेल्स। तो अगर हम सेल्स करते हैं किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, इंक्लूडिंग यूआईएन होल्डर्स, तो इस केस में जो डिटेल डालेंगे हम सेल्स की, वो डालेंगे इनवॉइस वाइज। तो सर अगर हम सेल करते हैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो डिटेल किस तरीके से डालेंगे, चलिए इस बारे में पढ़ते हैं। अगर हम सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं, देखिए जीएसटी में सेल का मीनिंग और सप्लाई का मीनिंग सेम होता है। सेल को ही सप्लाई बोलते हैं जी। अगर हम सेल करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो हम चेक करेंगे कि सेल इंट्रा स्टेट है या फिर इंटर स्टेट है। अगर सेल जो हमारी वो इंट्रा स्टेट है, अगर जो हमारी सेल है वो इंट्रा स्टेट है, तो इस केस में सर हम कंसोलिडेटेड डिटेल फाइल करेंगे। कंसोलिडेटेड डिटेल फाइल करेंगे ऑल इनवॉइसेस की, टैक्स रेट वाइज। सभी इनवॉइसेस को इकट्ठा कर लो, 5% के इनवॉइस एक साइड रख लो, 12% के एक साइड, 18% के एक साइड और 28% का एक साइड। बेसिकली इनवॉइसेस को कंसोलिडेट कर देंगे और टैक्स रेट वाइज डिटेल फाइल कर देंगे जी। चलिए अगला केस आता है सर, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को हम सेल करते हैं, लेकिन करते हैं इंटर स्टेट, हमने सप्लायर एक स्टेट में, रेसिपिएंट अलग स्टेट में, तो इसको बोलेंगे इंटर स्टेट। तो सर चेक करेंगे कि अगर इनवॉइस की वैल्यू अप टू ₹1 लाख है, क्या बोला सर मैंने, अगर जो इनवॉइस की वैल्यू है वो अप टू ₹1 लाख है, तो इस केस में कंसोलिडेटेड डिटेल फाइल करेंगे स्टेट वाइज एंड टैक्स रेट वाइज, कि किस स्टेट में कितनी सेल करी, और टैक्स रेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसको। लेकिन अगर इनवॉइस की वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो इस केस में सर इनवॉइस वाइज डिटेल ही फाइल होगी। सर समझ आ गया, मैं आगे बढ़ू, चलिए जी। सर आगे जो बात आती है वो आती है जी, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस वेयर रजिस्टर्ड पर्सन shall not be allowed to file GSTR1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। कब कब ऐसा होगा, 4 सर्कमस्टांसेस होंगे सर, टोटल ऐसे 4 सर्कमस्टांसेस होंगे जहां पर रजिस्टर्ड पर्सन को या टैक्स पेयर को GSTR1 फाइल नहीं करने दी जाएगी, ना तो GSTR1 फाइल करने दी जाएगी, ना ही इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फाइल करने दी जाएगी। सर ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या होती है, देखिए आप ये मान के चलिए अभी कि GSTR1 की तरह ही इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी होती है। कुछ लोग GSTR1 फाइल नहीं करेंगे, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फाइल करेंगे। सर टेक्निकली तो ये बात मैंने गलत बोली, लेकिन
एक्चुअल में ये बात मैटर करेगी कि जीएसटीआर 1 एंड जीएस जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है इसका सेम ही काम होता है। चलिए जी पढ़ते हैं, कब कब ब्लॉक कर दी जाएगी ये फैसिलिटी कि आप ना तो जीएसटीआर 1 फाइल कर पाओगे और ना ही इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फाइल कर पाओगे। सर ए बी सी डी से याद कीजिएगा, लॉजिक आपको समझ आएगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगा चीजों को। देखिए नंबर ए पे याद करेंगे आप, जब रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड जीएसटीआर 3B फॉर द प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड, अगर आपने पिछले महीने की जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करी है सर, तो इस केस में आप जीएसटीआर 1 और या फिर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं होगी, आप ब्लॉक कर दी जाएगी आपकी फैसिलिटी। तो पहला केस है जब आपने पिछले महीने की या पिछले टैक्स पीरियड की जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करी है, या फिर आपने बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन नहीं दी है जब आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया था, तो आपने प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर बैंक अकाउंट की डिटेल्स नहीं दी हैं। चलिए सर ये तो याद हो गया सर, आसान से थे। तो नंबर ए नंबर बी, ए के अंदर क्या पढ़ा सर हमने, ए के अंदर पढ़ा हमने जब पर्सन ने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करी, और बी के अंदर पढ़ा हमने जब रजिस्टर्ड पर्सन बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं करता। सर नंबर सी पढ़ेंगे, नंबर सी है सर रूल नंबर 88C से याद करेंगे इसको, पॉइंट नंबर सी जो याद करेंगे वो रूल नंबर 88C से याद करेंगे। सर व्हेन रजिस्टर्ड पर्सन हैज बीन इश्यूड एन इंटीमेशन अंडर रूल नंबर 88C, डिपार्टमेंट क्या करता है, डिपार्टमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट क्या करता है सर, रजिस्टर्ड पर्सन को एक रूल नंबर 88C के अंदर एक इंटीमेशन देता है कि जो आपने जीएसटीआर 1 फाइल करी, जो आपने सेल की इंफॉर्मेशन दी, या फिर जो आपने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में जो सेल्स की इंफॉर्मेशन दी, वो तो ज्यादा है सर, लेकिन जो आपने जीएसटीआर 3B में जो टैक्स पे किया वो तो कम है सर। सर हमें समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। देखिए जीएसटीआर 1 में हमने सेल डिक्लेयर कर दी अपनी 10 लाख रुपए, जीएसटीआर 1 में सेल अपने डिक्लेयर कर दी हमने 10 लाख रुपए की, लेकिन जब जीएसटीआर 3B में टैक्स पे किया वो 8 लाख की सेल्स पे कर दिया। तो डिपार्टमेंट कहता सर आपने जीएसटीआर 1 में 10 लाख की सेल दिखाई थी और जीएसटीआर 3B में आपने 8 लाख की टैक्स 8 लाख की सेल्स पे टैक्स पे किया, तो आपने तो सर गड़बड़ की है कुछ ना कुछ। तो सर इस केस में ना तो आपने डिपार्टमेंट को टैक्स पे किया, जो बैलेंस सेल्स का टैक्स था, ना तो आपने टैक्स पे किया, ना ही आपने रिप्लाई दिया डिपार्टमेंट को विद रीजन कि सर हमने जो ये डिफरेंस आ रहा है किस वजह से आ रहा है। तो इस केस में भी आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा जीएसटीआर 1 एंड इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फर्निश करने के लिए। एंड नंबर डी को याद करेंगे सर, रूल नंबर 88D क्या बोला सर, रूल नंबर 88D बोलता है व्हेन अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज बीन इश्यूड एन इंटीमेशन अंडर रूल नंबर 88D, कहता है सर फॉर आईटीसी अवेल इन जीएसटीआर 3B बीइंग मोर देन आईटीसी अवेलेबल इन जीएसटीआर 2B। आपकी जीएसटीआर 2B में तो आईटीसी दिख रहा है सर 2 लाख रुपए, आपने जीएसटीआर 3B में जब टैक्स पे किया तो आपने आईटीसी क्लेम किया 3 लाख रुपए। तो सर ये आपने ऐसा क्यों किया, आपके पास तो अवेलेबल ही जीएस आईटीसी अवेलेबल ही आपके पास तो 2 लाख रुपए था, आपने 3 लाख क्यों अवेल कर लिया। तो सर या तो आप उस टैक्स को रिवर्स कर दो, ठीक है ना, तो ना तो आपने रिवर्स किया और ना ही आपने रिप्लाई दिया इंटीमेशन का, इस केस में भी आपको जीएसटीआर 1 एंड इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को फाइल करने के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। सर एक बार रिकैप करा दो सर, पॉइंट नंबर ए कहता है आपने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करी पिछले टैक्स पीरियड की, पॉइंट नंबर बी कहता है आपने बैंक अकाउंट की डिटेल फर्निश नहीं करी, पॉइंट नंबर सी कहता है रूल नंबर 88C जीएसटीआर 1 में आपने सेल ज्यादा दिखाई है लेकिन जीएसटीआर 3B में आपने कम पे टैक्स पे किया है, और ना ही आपने टैक्स पे किया और ना ही आपने रिप्लाई दिया रीजन का, किस चीज का, रूल नंबर 88C के अंदर जो इंटीमेशन मिली है। और रूल नंबर पॉइंट नंबर डी है आपका कि रजिस्टर्ड पर्सन को जब भी रजिस्टर्ड पर्सन को इंटीमेशन मिलेगा रूल नंबर 88D के अंदर, और जब उसने क्या किया है, किस चीज के लिए मिला इसका इंटीमेशन, कि इसने आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया आईटीसी अवेलेबल से, तो ना तो उसने अगर रिवर्स किया और ना ही उसने
रिप्लाई दिया विद रीजन, तो इस केस में भी आपको GSTR 1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फाइल करने के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा सर। चलिए जी, सर एक टॉपिक और पढ़ेंगे आज, लेक्चर हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए ये जो रिवीजन कर रहे हैं ना आज हम, ये लेक्चर फॉर्म में कर रहे हैं, आप इसको रिवीजन मत समझिएगा, ये प्रॉपर क्लास के फॉर्म में आपको रिवाइज करा रहा हूं मैं, तो ये प्रॉपर क्लास है सर ये। तो इसमें पढ़ेंगे जी, हाउ अ पर्सन कैन रेक्टिफाई एरर इन GSTR 1 एंड GSTR 3B। क्या मीनिंग हुआ सर इस बात का? देखिए GSTR 1 में हमने कोई रिटर्न कोई इंफॉर्मेशन दी, या फिर GSTR 3B में कोई इंफॉर्मेशन दी, अब वो इंफॉर्मेशन हमारी गलती से हमने 10 लाख की सेल 1 लाख दिखा दी, या 1 लाख की सेल 10 लाख दिखा दी, तो क्या गलती हो गई? हाँ सर, जब हमने सेल गलत दिखा दी तो GSTR 1 गलत हो गई हमारी। हाँ सर हो गई। अरे जब सेल गलत दिखा दी तो गलत सेल पे टैक्स पे कर दिया GSTR 3B में, तो GSTR 3B भी तो गलती फाइल हो गई हमारी। हाँ सर आप सही कह रहे हो। तो सर सबसे पहले हम याद करेंगे कि कब कब, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाउ अ पर्सन कैन रेक्टिफाई एरर इन GSTR 1 एंड GSTR 3B, कि जब GSTR 1 और GSTR 3B फाइल की जाएंगी ना, तो अगर उनमें कोई एरर है तो वो किस तरीके से ठीक की जाएगी। देखिए सबसे पहले हम याद करेंगे कि कब कब एरर ठीक नहीं की जा सकती। क्या बोला सर मैंने? कि कब कब एरर ठीक नहीं की जा सकती। देखिए सबसे पहली बात तो हम पढ़ेंगे, जब भी कोई एरर को डिपार्टमेंट डिस्क्लोज करता है टैक्स पेयर को, डिपार्टमेंट कहता है सर आपने एरर की है, तो इस केस में कभी भी आप एरर को रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। जब भी हमें डिपार्टमेंट बता रहा है ना कि सर आप टैक्स पेयर को बोल रहे हैं कि सर आपने एरर करी है, तब कभी भी हम एरर को रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सर फिर अब कैसे ठीक होगी? अब वैसा करेंगे जैसा डिपार्टमेंट करेगा, रेक्टिफाई नहीं करेंगे अब। तो नो रेक्टिफिकेशन कैन बी डन वंस एरर हैज बीन डिस्कवर्ड बाय GST डिपार्टमेंट। चलिए जी सर ध्यान दीजिएगा, अब बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, कंसंट्रेशन से। GSTR 1 की ड्यू डेट क्या है सर? मंथली की बात करेंगे, जिस मंथ की हमने फाइल करनी है उससे अगले महीने की 11 तारीख। और सर GSTR 3B की ड्यू डेट क्या है सर? जिस महीने की हमें फाइल करनी है उससे अगले महीने की 20 तारीख। लेट्स सपोज कि हमने GSTR 1 11 तारीख को फाइल कर दी और उसमें 10 लाख की सेल हमने 1 लाख रुपए दिखा दी। पॉसिबल है सर, अकाउंटेंट है सर, गलती हो सकती है। तो सर क्या होता है, अगर GSTR 3B की जो ड्यू डेट है, जो टैक्स पेमेंट की ड्यू डेट है, जो 20 तारीख होगी हमारी, जिस महीने की हम GSTR 3B फाइल कर रहे हैं उससे अगले महीने की जो ड्यू डेट होगी GSTR 3B की, वो क्या से होगी सर? 20 तारीख। अगर हमने 20 तारीख से पहले पहले एरर आइडेंटिफाई कर ली अपनी कि सर हमसे तो एरर हुई है, GSTR 3B फाइल करने से पहले अगर हमने एरर आइडेंटिफाई कर ली, तो डिपार्टमेंट कहता है, GST डिपार्टमेंट हमें कहता है, तो एरर को रेक्टिफाई करने के लिए आप एक GSTR 1A के नाम से रिटर्न फाइल कर दीजिए, आपकी एरर रेक्टिफाई हो जाएगी। क्या बोला सर मैंने? सच पर्सन में furnish additional detail in GSTR 1A after filing GSTR 1 but before filing GSTR 3B of such tax period। अगर हमने GSTR 1 फाइल कर दिया और उसमें कोई गलती हुई है, तो और वो गलती हमें पता चल गई GSTR 3B फाइल करने से पहले, तो हम GSTR 1A के नाम से रिटर्न फर्निश कर देंगे और उसमें अपनी एरर को ठीक कर लेंगे। अच्छा सर अब सुनिएगा मेन बात जो आती है, मैं कहता हूं सर GSTR 1 भी फाइल कर दी, GSTR 3 भी फाइल कर दी। लेट्स सपोज एग्जांपल से याद कीजिएगा सर इसको, अप्रैल 2024 की हमने GSTR 1 एंड GSTR 3 भी फाइल की है जी। क्या बोला सर मैंने? अप्रैल 2024 मंथ की GSTR 1 एंड GSTR 3 भी फाइल कर दी हमने। कब फाइल करेंगे सर? अगला महीना मई
मई महीने की 11 तारीख तक तो हमने GSTR 1 फाइल कर दी, और मई महीने की 20 तारीख तक हमने GSTR 3 भी फाइल कर दी। चलिए सर, अब हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे थे, मार्च की 31 मार्च तक अकाउंट्स को फाइनलाइज करना पड़ता है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अकाउंट फाइनलाइज हो रहे थे सर। अब हमने देखा कि जी हमने तो एरर कर रखी है, अप्रैल महीने में जो हमने GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइल की थी उनमें उसमें तो एरर है, बाकी महीनों की में एरर नहीं है। अप्रैल महीने की जो भरी थी हमने उसमें एरर है जी। तो सर अब कैसे ठीक करें, क्या अब रेक्टिफाई हो सकता है? हाँ सर, अभी भी रेक्टिफाई हो सकता है। सर अब कैसे रेक्टिफाई होगा? देखिए, रेक्टिफिकेशन करेंगे थ्रू अमेंडमेंट टेबल इन द रिटर्न ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ्स। हम जो रेक्टिफिकेशन करेंगे वो करेंगे थ्रू अमेंडमेंट टेबल इन रिटर्न ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ्स। लेकिन मैक्सिमम कब तक कर पाएंगे? सर मैक्सिमम कर पाएंगे हम अर्लियर ऑफ, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2025 को जी, 31 मार्च 2025 को फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो 30 नवंबर आएगी जी, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो 30 नवंबर आएगी वो डेट, या फिर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न whichever is earlier। तो 30 नवंबर ऑफ फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या फिर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो हमारा जो एग्जांपल था उसमें 30 नवंबर, और लेट्स सपोज हमने एनुअल रिटर्न फाइल करी 31 दिसंबर 2025 को, तो 30 नवंबर तक हम इसको ठीक कर सकते हैं GSTR 1 एंड GSTR 3 में जो हमने एरर की है। सर ये टॉपिक भी खत्म होता है। एक लास्ट चीज सर इस टॉपिक में, देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप रेक्टिफाई करो, एग्जाम में पूछेगा कि क्या ये जो एरर की है क्या इसको रिवाइज रिटर्न से ठीक किया जा सकता है? तो सर ध्यान दीजिएगा, जीएसटी के अंदर कभी भी रिवाइज रिटर्न का कंसेप्ट नहीं होता। जीएसटी के अंदर कभी भी रिटर्न को रिवाइज करने का कंसेप्ट नहीं होता। इनकम टैक्स में तो हम रिटर्न को रिवाइज कर देते हैं, लेकिन सर जीएसटी में हम रिटर्न को रिवाइज नहीं करते। जो रिटर्न फाइल कर दी वो फाइल कर दी। अब अगर आपको आपके पास कोई एरर आई है तो आप उसको रेक्टिफाई कर दोगे, रिटर्न को रिवाइज नहीं करोगे। तो एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या जीएसटी के अंदर रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा सर बिल्कुल नहीं, कतई नहीं हो सकती। तो सर आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन मैं कहता हूं सर आज आपने जो पढ़ा आप उसका एक बार रिव्यू जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। आज हमने बहुत स्लो पढ़ाया है, बहुत स्लो चले हैं हम, रेगुलर क्लास की तरह आज हमने चैप्टर रिवाइज किया है सर। जिस तरीके से रेगुलर क्लासेस जो होती हैं उसके अकॉर्डिंगली आज हमने रिवीजन किए, ना कि फास्ट भगा भगा के। तो सर क्या हमने टीडीएस और टीसीएस की रिवीजन भगा भगा के की थी? बिल्कुल नहीं सर। जो चैप्टर जितना टाइम डिजर्व करता है, जो हमारी रिवीजन हो रही है ना सर, वो इन डेप्थ रिवीजन चल रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि हम बस हमारा टारगेट है कि बस आओ 15 मिनट 20 मिनट फटाफट अपनी बातें क्या के निकलो। सर अपना ऑब्जेक्टिव है जो हमारी लेक्चर्स को, जो हमारी क्लासेस को सुन रहा है उसको वो चीजें समझ जाए, याद हो। तो सर आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। अगली क्लास में दोबारा से क्लास को रिज्यूम करेंगे रिटर्न चैप्टर्स की। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड।